Hello, future cadets. So, I hope all of you are staying safe and studying hard. So, today we are meeting for day 5 of Prachand. आज प्रचंड का 5वां दिन है. So, many of you were asking, sir, how long the series would continue. So, hopefully, we would be able to complete the entire thing by Sunday. संडे तक हम सारे के सारे करंट अफेयर्स की क्लासेस कंप्लीट कर देंगे. सो सैटरडे एंड संडे आई वुड बी टेकिंग 2 classes each day most likely, and then we would be able to complete the entire remaining current affairs in the next 2 days. So essentially you would be done with your current affairs. So जैसा हमने बोला था 7 दिन के अंदर करंट अफेयर्स कर देंगे. पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है. You don't need to read anything apart from this for your current affairs. Just watch the video, make notes. अगर notes नहीं बनाए so telegram channel पे the student who has made the most comprehensive notes उसके notes मैं upload भी कर दूंगा, so that you can have a quick look at them. But the best thing would be watching the videos, because then notes would make more sense to you. Those of you who are here for the first time, hi guys, I am Akshay, and I would be helping you in this journey. And let's start the Prachand. So आज का जो पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं, जैसा आप सभी को पता है हम थीम वाइज चल रहे थे. आज की जो एक इंपॉर्टेंट थीम उठा रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल अफेयर्स. अपने डिफेंस के एग्जाम्स में इंटरनेशनल अफेयर्स से भी मेनी ऑफ द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सो वी वुड बी टेकिंग देम वन बाय वन. ठीक है. सो फर्स्ट इज योर कोलोराडो फायर. व्हाट इज द कोलोराडो फायर? इसके बारे में कितना जरूरी है, कितने एरिया को आग लगी, कितने जंगल जले, कितने इंसान और मैन एंड मटीरियल को हानि हुई, नॉट इंपॉर्टेंट. कोलोराडो कहां लोकेटेड है? यूएसए में. कोलोराडो फायर्स काइंड ऑफ फॉरेस्ट फायर है, और इसकी वजह से यूएसए के कोलोराडो स्टेट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया है. सो बस ये पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन कोलोराडो स्टेट ऑफ यूएसए हैज बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स. ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज त्रिनकोमल्ली ऑयल, जो है ऑयल फार्म, ये कहां पे स्टैब्लिश किया गया है? सो त्रिनकोमल्ली पोर्ट आप सभी ने सुना होगा. वेयर इज दिस लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन श्रीलंका. न्यूज में क्यों रहता है त्रिनकोमल्ली, ये जो ऑयल वाला एरिया है? बिकॉज यहाँ पे इंडिया ने, देखो चाइना ने, आप सबको पता है चाइना ने श्रीलंका को काफी तरीके से अपना ओवर वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बनाया. देन थ्रू डेट डिप्लोमेसी, उधार में उसको गुलाम बना दिया, डेट ट्रैप में फंसा दिया श्रीलंका को. और फिर उसके बाद हम्बनटोटा जो उनका पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका का है, उस पे लीज पे ले लिया 99 ईयर्स की, और फिर वहां पे अपनी सबमरीन्स एंड शिप्स को लैंड करता रहता है. तो दिस इज चाइना की पुरानी स्ट्रैटेजी. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्ट्रिंग ऑफ पल्स, या आपने एसएसबी में सुना होगा एक टर्म स्ट्रिंग ऑफ पल्स, जो चाइना की एक थ्योरी मानी जाती है जिसके थ्रू वो इंडिया को एनसर्किल कर रहा है. सो दैट इज स्ट्रिंग ऑफ पल्स, और उसके थ्रू उसने हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया था. तो इंडिया ने भी चाइना को काउंटर करने के लिए श्रीलंका, क्योंकि इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का भी पार्ट है, तो त्रिनकोमल्ली जो श्रीलंका का एरिया है, वहां पे एक ऑयल टैंक फार्म इंडिया ने एग्री करा है, ऑयल टैंक फार्म, और इंडिया इसमें सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका का इसको फॉर्म करने के लिए. इंडिया वुड बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. तो त्रिनकोमल्ली कहां पे लोकेटेड है, स्टोरी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ये हमने समझ लिया. तो इंडिया इसको रीडेवलप कर रहा है त्रिनकोमल्ली ऑयल टैंक फार्म को श्रीलंका की मदद करने के लिए. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज चीरू. चीरू क्या है? चीरू बस इतना ध्यान रखना है, ये नेवल ड्रिल एक्ट, नेवल एक्सरसाइज समझ लीजिए मोटा मोटा. वैसे ड्रिल एक्ट किसकी है? क्या इंडिया इसमें मेंबर है? आंसर इज नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अदर देश काफी इंपॉर्टेंट है. CH स्टैंड्स फॉर चाइना, चाइना इसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है. IR stands for Iran. I stands for Iran, and R stands for, या RU stands for रशिया. सो एक तरीके से एंटी वेस्ट जो कैंप है, चाइना, रशिया, ईरान, तीनों एंटी वेस्ट जो कंट्रीज हैं, इनकी एक तरीके से आप ट्रायंगुलेशन मान सकते हैं. चाइना, रशिया और ईरान, इनकी एक नेवल एक्सरसाइज, नेवल ड्रिल जो इन्होंने प्रैक्टिस की थी, दैट वाज चीरू. तो एग्जाम में सवाल आ जाए चीरू में इंडिया मेंबर था, सो आंसर इज नो. ठीक है. डेट ट्रैप पॉलिसी भी बोलते हैं, बिल्कुल बिजेंदर. ओके, ठीक है. ओके, सो आगे बढ़े. चीरू क्लियर हो गया सबको? चीरू में एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. चीरू में कौन कौन? चाइना, ईरान और रशिया. एंड एसेंशियली जो एंटी वेस्ट एक कैंप है, एंटी वेस्ट
जो खेमा है उनके देश, इनकी आपस में एक नेवल एक्सरसाइज, नेवल ड्रिल थी एक्चुअली। तो दैट इज चीरू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डेल्टाक्रॉन। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट आपको पता है, ओमिक्रॉन, और एक वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट। तो इन दोनों का जब आपस में हाइब्रिड बन गया तो उस हाइब्रिड को नाम क्या दिया गया, डेल्टाक्रॉन। तो ये डेल्टाक्रॉन सबसे पहले कहां नोटिस किया गया, रिसेंटली न्यूज में आया। सो इट हैज बीन नोटिस्ड इन साइप्रस। तो साइप्रस में ये डेल्टाक्रॉन किसका वर्जन है, यही इसी का ही, सार्स-CoV-2 का ही एक वेरिएंट है। सो साइप्रस में डेल्टाक्रॉन वेरिएंट नोटिस किया गया। अब नो नीड टू गो इनटू डिटेल की स्पाइक प्रोटीन में क्या चेंज है, ऑल ऑफ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक चीज इंपॉर्टेंट तो आपको पता होनी चाहिए, साइप्रस की कैपिटल क्या है और साइप्रस की लोकेशन। जैसे आप देखोगे, मैप खोलोगे तो मेडिटेरेनियन सी जो है उसमें ग्रीस के पास यू वुड फाइंड साइप्रस। सो गो एंड लोकेटेड साइप्रस, उसकी कैपिटल पता होनी चाहिए। और साइप्रस के बारे में एक और चीज आपको, अगर वैसे ज्योग्राफी में पढ़ोगे, नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस में एक डिस्प्यूट है। तो जब कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करेंगे कि इंडिया किसकी साइड देता है एंड वाई। साइप्रस इज देयर, ठीक है। नेक्स्ट है नुसंतारा। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताओ सबसे पहले, होमवर्क क्वेश्चन, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? ठीक है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दिस वन करेक्ट। देखो, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर जकार्ता। बस यही आप मात खा गए बेटा। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल थी। जकार्ता से अब कैपिटल शिफ्ट हो चुकी है नुसंतारा में, ठीक है। ये जावा आइलैंड्स में एक जावानीज नेम है, जावा की लैंग्वेज से डिराइव्ड है। एंड जो इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने जो उसकी न्यू कैपिटल अप्रूव किया है, दैट इज नुसंतारा। तो इंडोनेशिया की कैपिटल अब जकार्ता नहीं है, उसकी कैपिटल नुसंतारा है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सवाल आ सकता है, विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज इट्स कैपिटल। सो नुसंतारा हैज बीन द न्यू कैपिटल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज क्लियर हो गया। अब यहां से एक और आपका होमवर्क ज्योग्राफी का मैपिंग का क्वेश्चन बनता है। इंडोनेशिया के 4 आइलैंड्स हैं, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो एंड सुलावेसी। सो मुझे होमवर्क में आंसर करके बताना है, नुसंतारा जो है ये कौन से आइलैंड पे लाई करता है, पहला। दूसरा मुझे बताना है इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड है जो एंटायरली बिलो इक्वेटर है। इक्वेटर हम सबको पता है इंडोनेशिया से पहले पास होता है। सो कौन सा इनमें से ऐसा है जो बिलो द इक्वेटर लाई करता है? इनमें से कौन सा आइलैंड है? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी में से कौन सा आइलैंड है जो बिलो द इक्वेटर है? और लार्जेस्ट भी कमेंट करके बता देना। चलो, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ये तो वैसे इजी है, सबको पता होगा, ठीक है। सो नुसंतारा देख लिया, इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल। नेक्स्ट है जस्टिस आयशा मलिक। सो जस्टिस आयशा मलिक कौन है? पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनी है, ठीक है। तो पाकिस्तान में अभी तक कोई भी फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बन पाई थी। जस्टिस आयशा मलिक हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ठीक है, सो जस्टिस आयशा मलिक क्लियर हो गया। अच्छा, यहीं से एक और क्वेश्चन एफकैट के बच्चों को पता होना चाहिए, इंडिया की फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी? अभी तक इंडिया में कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस आज तक नहीं बनी है। फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी? और फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो ये दो एफकैट में ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, सो यू मस्ट बी थॉरो विद देम। कोस्ट गार्ड के पेपर में भी जो 28 का इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की जज, ठीक है। सो ये होमवर्क क्वेश्चन है। जस्टिस आयशा मलिक देख ले, ऐसे ही मैं देखो करंट अफेयर्स और स्टैटिक मिक्स करके बताऊंगा आपको, सो दैट यू आर थॉरो विद दिस, ठीक है। यस, जस्टिस फातिमा बीवी एंड लीला सेठ मैडम, दे आर करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। आयशा मलिक इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द स्टेट एग्जाम्स, सो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो टेकिंग इट, ठीक है। Hwasong 12 मिसाइल, सो इट इज अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल है। सो
जो आपके किम जोंग उन है, नॉर्थ कोरिया है, उसने इस मिसाइल को रिसेंटली टेस्ट किया। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है ह्वानसुएंग 12 मिसाइल किस कंट्री की मिसाइल है? सो वी मस्ट बी क्लियर विद दिस दैट इट इज नॉट अ चाइनीज मिसाइल, इट्स नॉट अ अमेरिकन मिसाइल, इट्स अ नॉर्थ कोरियन मिसाइल। ठीक है, ओके सो बस इतना ही पता होना चाहिए। अब इसकी रेंज कितनी है, ऑल दोस थिंग्स नॉट इंपॉर्टेंट। हम कोई साउथ कोरिया नहीं है जो हम दुश्मन देश के हथियारों पे रिसर्च करें। ठीक है, सो ह्वानसोंग बस नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर मिसाइल, और इससे ये धमकाता रहता है कि अमेरिका में तुम्हें नेस्ता नाबूद कर दूंगा, ग्वाम को उड़ा दूंगा, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो बस इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज नेपट्यून स्ट्राइक 2022। ये क्या है? अगेन इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज। अगेन ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया इसमें पार्टिसिपेंट था? आंसर इज नो। बट फिर भी क्यों पढ़ा रहा हूं? बिकॉज यू आर ऑल सीइंग कि रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नेटो इज अ लॉट इन न्यूज। सो ये एक नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइज थी, नेपट्यून स्ट्राइक 2022। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, सो मेडिटेरेनियन जो रीजन है ना, पूरा मेडिटेरेनियन ओशियन, वहां पे ये एक्सरसाइज हुई थी, नेपट्यून स्ट्राइक 22। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, दे पार्टिसिपेटेड इन दिस। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ मुझे जरा, नेटो का हेडक्वार्टर कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो? स्टैटिक का क्वेश्चन है, देखता हूं कितने साथी सही जवाब बता पाते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस वन करेक्टली। नेटो का हेडक्वार्टर, यस इट इज इन बेल्जियम, ब्रसेल्स। नहीं बेटा, वॉशिंगटन डीसी में नहीं है। वॉशिंगटन डीसी इज फॉर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, दे आर वॉशिंगटन डीसी, नॉट दिस। ठीक है, so this is again important, so I am telling you this question might be asked NATO पे इस बार, because it is a lot in news। तो NATO के कुछ बेसिक की कौन से कंट्रीज मेंबर है NATO के, तो थोड़ा बेसिक इसका पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट पे बेटा मैं बताऊंगा, बाद में डिस्कस करेंगे, वो मोर ऑफ एसएसबी टॉपिक है रेदर देन रिटर्न का टॉपिक। एटमोस्ट एक क्वेश्चन आएगा, सो डोंट लूज योर स्लीप ओवर इट। ठीक है, नेक्स्ट है 2022 विंटर ओलंपिक्स। सो हम सभी जानते हैं समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स होते हैं, दोनों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो ऑर्गेनाइज कराती है, बर्न बेस्ड जो बॉडी है। सो इस बार जो विंटर ओलंपिक्स थे वो कहाँ हुए? पहली बात कहाँ पे हुए? दे हैपेंड इन चाइना, बीजिंग में हुए। थीम क्या था इस बार? मोटो क्या था? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। और ठीक है, सो नेक्स्ट पेरिस में है, सो लेट मी राइट इट। 2022 विंटर ओलंपिक्स, वेयर डिड दे हैपन? दे हैपेंड इन बीजिंग, चाइना में हुए। आपने देखा होगा वो क्या बोलते हैं, पुतिन साहब की फोटो जी जिनपिंग के साथ दे वर अटेंडिंग ड्यूरिंग दिस। और थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ शेयर्ड फ्यूचर। और इसमें आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कहां होने वाले हैं, 2024 वाले कहां होने वाले हैं? दे आर गोइंग टू हैपन इन पेरिस। और ये जो ओलंपिक्स हुए थे विंटर ओलंपिक्स, काफी सारे देशों ने इसमें नहीं पार्टिसिपेट किया। मेनी ऑफ द स्टेट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस, लाइक उन्होंने कंटिजेंट तो भेजे बट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन उनका ऐसा अलग से नहीं था। ठीक है, सो क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया? बिल्कुल किया। सो इंडिया के विंटर ओलंपिक्स में ऐसी कुछ बहुत स्पेशल यूनिक चीज तो नहीं है। एक दो प्लेयर्स इंडिया के काफी न्यूज में रहते हैं विंटर ओलंपिक्स को लेके, सो उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अ फ्यू ऑफ द प्लेयर्स हु पार्टिसिपेट इन द विंटर ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया, यू माइट हैव सम आइडिया। सो एक दो नाम मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम में आ जाए तो बस पता होना चाहिए। शिव केशवन, ये एक विंटर स्पोर्ट्स का इवेंट होता है ल्यूज, तो उसमें इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एथलीट्स टू पार्टिसिपेट इज शिवा केशवन। ठीक है, सो ही इज वन ऑफ द मतलब विंटर ओलंपिक्स का कभी भी नाम लो, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो हमेशा इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करते आए हैं फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स। ओके, ठीक है, सो आगे बढ़ू। ठीक है, इफ दिस मच इज क्लियर लेट्स मूव अहेड। बिल्कुल। अच्छा, मेडल टैली देखो, मेडल टैली वैसे मेरे हिसाब से विंटर ओलंपिक्स की उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो डोंट वेस्ट योर लाइक अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट। बट हाँ, फर्स्ट कंट्री याद कर लो, इंडिया की पोजीशन नॉट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा? विंटर गेम्स है तो विंटर कंट्री नॉर्वे,
came out as the first, as the podium. Okay, so not telling you that, that's why, but anyways, since somebody asked it, so I have told you this also. ठीक है, so आगे बढ़े. ठीक है, नेक्स्ट इज ओलाफ स्कोल्स. बहुत इंपॉर्टेंट. अगर वर्ल्ड अपॉइंटमेंट में से एक क्वेश्चन जो इस बार बन सकता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पूछते हैं, तो एक अगर वो अच्छा पूछना चाहता है तो दैट वुड बी ओलाफ स्कोल्स. क्यों? क्योंकि आप सबने सुना है जर्मनी को पिछले 10 सालों से ज्यादा टाइम से लीड करने वाली जो एक नेता जर्मनी का जो विश्व पटल पे चमक रहा था, एंगेला मर्कल, शी हैज इवेंचुअली रिटायर्ड. और अब उनके बाद जर्मनी के नए चांसलर जो है, that's Olaf Scholz. So that's important. अब इनकी political leaning क्या है? How is a mixture of both left and right? How he has adopted the traits? How he is so politically savvy? All of those things not important for our exam. जर्मनी के पॉलिटिक्स का एनालिसिस करने के लिए हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. So don't read that. Just read Olaf Scholz, कहाँ के? जर्मनी के नए चांसलर. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज न्यूजीलैंड सिगरेट्स. न्यूजीलैंड जो देश है, दिस हैज बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री. दुनिया का पहला देश बना है जिसने अब बोल दिया है कि 14 साल से छोटे जो बच्चे अभी हैं, जिनकी एज एक कट ऑफ डेट से पहले लेस देन 14 है, उनको उनके लाइफ टाइम में कभी सिगरेट नहीं बेची जाएगी. मतलब समझो ऐसा है, ये एक तरीके से सिगरेट को 14 साल के हो. ठीक है. और आपने वो आंखें या कांटे पिक्चर देख ली, धुएं में उड़ा के आगे क्या होगा रामा रे, वो पिक्चर आपने अभी देख ली, 14 साल से छोटे हो. लेकिन न्यूजीलैंड में आपको पता है, जैकडिना आर्डन ने घोषित कर दिया कि बेटा आप 14 साल से छोटे हो इस कट ऑफ डेट से, तो कल को आप बोलो कि नहीं पापा मैं तो 21 साल का हो गया, अब आया है माई लाइफ माई रूल्स और अब मुझे सिगरेट दो, तो ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसने रूल बना दिया कि आज के दिन से पहले जितने भी बच्चे 14 साल से छोटे हैं उन सबको फ्यूचर में कभी भी सिगरेट नहीं बेची जाएगी, चाहे वो बुढ़ापे में भी क्यों ना पहुंच जाए. सो द फर्स्ट कंट्री टू मेक सच अ ब्लैंकेट लॉ ऑन सिगरेट्स इज न्यूजीलैंड. ठीक है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, बिकॉज ऐसे जो पॉजिटिव लेजिस्लेशन होते हैं दैट कैन सर्व एज लाइक अ गुड एग्जाम्पल, दीज आर आज. अब ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट ने कैनबिस रेगुलराइज कर दिया है, माल अफीम रेगुलराइज कर दिया है. बिकॉज आप खुद सोचो, वो कहीं बच्चा पेपर में सोचने लगा अच्छा पेपर खत्म होते ही मैं वाली स्टेट में जाऊंगा और यहाँ तो ये लीगलाइज हो गया, तो सरकार भी चाहती है कि गलत इंप्रेशन ना पड़े भावी जनरेशन पे, सो दे डोंट आस्क सच क्वेश्चंस. तो अगर करंट अफेयर्स में इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ाए जाए कि किस स्टेट ने रेगुलराइज कर दी, देयर आर वेरी रेयर चांसेस दैट सच क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड. सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दोज काइंड्स ऑफ स्टफ. ठीक है, आगे बढ़े. इज इट बेटर नाउ? क्या ग्लिच चला गया? I guess now the glitch is over. What was the last thing that you were able to listen to? एक बार कमेंट करके बता दो so that I can have a look. अच्छा, न्यूजीलैंड वाला पॉइंट क्लियर हो गया था. वॉज द न्यूजीलैंड पॉइंट क्लियर कि न्यूजीलैंड में अंडर 14 जो बच्चे हैं उनको इन फ्यूचर एट वट एवर एज दे माइट रीच, दे वुडेंट बी अलाउड to buy cigarettes from the market. So that was essentially the thing that New Zealand had done. So I hope that's clear. Okay. So that's देख लिया. So these Nomia Accords are also in news. तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है. फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इज व्हाट इट इज रिलेटेड टू. ठीक है. क्या वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है? ओके. सो नोमिया अकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं. तो नोमिया अकॉर्ड्स आर रिलेटेड टू व्हाट? नोमिया अकॉर्ड्स देखो, फ्रांस है, फ्रांस हम सभी जानते हैं. फ्रांस, हमने ये भी देखा था कि फ्रांस हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स. एक हमने देखा था लार्जेस्ट टाइम जोन्स कौन सी कंट्री के हैं.
सो वी सॉ इट वाज फ्रांस. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ आइलैंड टेरिटरीज. दुनिया के विभिन्न देशों के आसपास जितने भी समुद्र है, वो कॉलोनीज जो थी वो सब फ्रांस पे अभी भी हैं. सो दैट्स व्हाई इट हैज द लार्जेस्ट टाइम जोन्स. सो ऐसा ही एक आइलैंड जो फ्रांस के कंट्रोल में था, दैट वाज न्यू कैलेडोनिया. ओके, नहीं मिसाइल टेस्ट की बात नहीं है बेटा, ठीक है. सो न्यू कैलेडोनिया जो था, दैट वाज वन ऑफ द आइलैंड जो फ्रांस के कंट्रोल में, इन एशिया वाला रीजन है, साउथ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में, ठीक है. सो वहां पे इफ यू सी दिस आइलैंड ग्रुप विच इज कॉल्ड एज न्यू कैलेडोनिया, ये जो न्यू कैलेडोनिया एक आइलैंड ग्रुप है, न्यू कैलेडोनिया आइलैंड ग्रुप फ्रांस की टेरिटरी था. तो यहां पे एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें रेफरेंडम में क्या होता है, एसेंशियली जनमत होता है, जिसमें लोगों से ओपिनियन मानी जाती है कि आप हमारे देश से जुड़ा रहना चाहते हैं या नहीं, किसी एक अहम मुद्दे पे. तो ये एक डीकोलोनाइजेशन प्लान का पार्ट था, जिसको नोमिया अकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है. तो नोमिया अकॉर्ड क्या है? एक डीकोलोनाइजेशन प्लान था, जिसमें फ्रांस अपनी जो भी उसकी कोलोनाइज टेरिटरीज थी उनको धीरे धीरे डीकोलोनाइज कर रहा था. उसी के तहत न्यू कैलेडोनिया में वोट हुआ कि आप आजादी चाहते हैं या नहीं. न्यू कैलेडोनिया वालों ने बोला कि हम नहीं, आजादी नहीं चाहते, वी वुड स्टे विथ फ्रांस. सो दे हैव वोटेड इन फेवर ऑफ स्टेइंग विथ फ्रांस. सो दैट इज देयर. तो फ्रांस में रेफरेंडम हुआ, और किस रेफरेंडम किस डीकोलोनाइजेशन प्लान के अंदर हुआ है? दैट इज द नोमिया अकॉर्ड. और न्यू कैलेडोनिया क्या है, उसने क्या वोट किया, कहां पे लोकेटेड है, दैट वी हैव सीन, ठीक है. यस, जैसे जूनागढ़ को इंडिया में मर्ज करने के लिए आपको पता होगा रेफरेंडम हुआ. जैसे गोवा में प्लेबिसाइट ऑर्गेनाइज किया गया था आफ्टर द पोर्टुगीज वर रिमूव फ्रॉम देयर. ओके, सो ऑल ऑफ दैट, ठीक है. बिल्कुल मनीष, सही जवाब, ठीक है. तो बस इतना ही याद करना है, कितना परसेंटेज, क्या, ऑल ऑफ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है. वन वर्ड एसोसिएशन. ओके, सो दुबई आप सभी को पता है अभी तक टैक्स फ्री दारू के लिए फेमस था, बट अब एक और चीज के लिए फेमस है. इट हैज 100% पेपरलेस गवर्नेंस. सो अभी तक आप देखते हो हमारे कोर्ट्स, एक हाई कोर्ट की बात की थी हमने कि कौन सा हाई कोर्ट डिजिटल की तरफ मूव करा है. कमेंट करके बताना, पुरानी प्रचंड का क्वेश्चन है पिछली क्लास का. अब विच इज द फर्स्ट गवर्नमेंट टू मूव बिकम 100% पेपरलेस, 100% ई गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट मूव कर चुकी है, दैट इज दुबई की गवर्नमेंट, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम. ओके, नेक्स्ट इज काइस सईद. देखो वैसे तो हर एक देश में इतने सारे देश हैं, 198 से ज्यादा दुनिया के देश हैं. अगर आप कभी भी एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ोगे, इनमें से 50% ऑफ द देशों में प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है. तो क्या हमें सारे पढ़ने बैठ जाना है? प्रेशर बनाने वाली वीडियो वाले जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे उनका कंटेंट पड़ेगा. बट अगेन आई एम वेरी सेलेक्टिवली टेलिंग यू दिस, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस दैट आई एम टेलिंग यू इज काइस सईद. ये कहां के हैं? ट्यूनीशिया. एंड देयर इज अ रीजन आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज आपने अगर कभी सुना हो, देयर वाज समथिंग व्हिच वाज कॉल्ड एज द अरब स्प्रिंग. बहुत पुरानी बात हो गई अब तो. बेसिकली ये क्या था? एक जन आंदोलन था. इट वाज द पीपल्स मूवमेंट इनिशियली, पीपल्स मूवमेंट. और इसमें क्या हुआ था? अरब देशों में, अरब स्प्रिंग बोलते हैं, अरब देशों में डेमोक्रेसी को लाने के लिए जनता का एक आंदोलन था. और उसकी वजह से वहां की अरब देशों में जो भी तानाशाही था उनको उलट के वहां एक तरीके से जनतांत्रिक राज्य व्यवस्था को लाने की कोशिश थी. Although that couldn't happen, eventually what happened was, instead of democracy coming into those places, some of them got Islamic fundamentalist governance, some of them got dictators, military dictators. The only country where democracy was established in some form was Tunisia. But eventually Tunisia में भी एक coup बोला जा रहा है, एक constitutional referendum के थ्रू. और इसके थ्रू काइस सईद जो ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट है, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम के थ्रू पावर अपने हाथ में हथिया लिया है, जिसे कई लोग बोल रहे हैं कि ये भी एक तरीके का सत्ता पे कब्जा है, कू है. सो दैट्स काइस सईद फॉर यू, ट्यूनीशिया. एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट वाज द ओनली कंट्री जहां पे एक तरीके से फायदा हुआ था ऑफ द अरब स्प्रिंग, ठीक है. सो दैट वाज लाइक द लास्ट बेस्टियन टू फॉल. काइस सईद ट्यूनीशिया में, जहां ने उन्होंने मिलिट्री एक तरीके से कू करके कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम के थ्रू पावर अपने पास एब्रोगेट कर लिया. प्रेसिडेंट है ट्यूनीशिया के, ठीक है. नेक्स्ट इज G20. सबसे पहले आपको बताना चाहिए G20 क्या है. G20 इज ग्रुप ऑफ 23. देखो G20 पे सवाल आएगा, G23 पे सवाल नहीं आएगा. तो न्यूज में चाहे G23 पे ढपली बजाते रहे,
बट अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिकल न्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, स्पेशली ऑफ द, तो ये जो चाचा चाय की चुस्की के साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए G23 इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? G20। सबसे पहले पता होना चाहिए G20 क्या है। इट इज अ ग्रुप ऑफ, किस बेसिस पे ये ग्रुपिंग की गई है? इकोनॉमिक बेसिस पे, इकोनॉमिक साइज पे। ओरिजिनली देयर वर G7, बाद में इन G7 को एक्सपैंड करके G20 को सेंट्रल फोकस पे लाया गया, एंड द बेसिस ऑफ दिस इज कि इनकी जीडीपी का साइज बहुत बड़ा है। सो द लार्ज 20 कंट्रीज इकोनॉमिकली, उनकी एक ग्रुपिंग है। क्या G20 का कोई हेडक्वार्टर होता है? आंसर इज नो, G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। इसकी चेयरमैनशिप रोटेट करती रहती है, तो हर साल वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज इज इट्स चेयरमैन। सो सपोज अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, तो किसी पे चेयरमैनशिप रही होगी 2021 में, किसी पे चेयरमैनशिप आएगी 2023 में। सो अगर मैं इन 3 देशों का एक इनफॉर्मल सा समूह बना दूं तो इसको क्या बोलेंगे? G20 ट्राइका, यानी जिसने एक साल पहले प्रेसिडेंटशिप होल्ड की थी, चेयरमैनशिप होल्ड की थी, वो कंट्री जो अगले साल प्रेसिडेंटशिप चेयरमैनशिप होल्ड करेगी, और वो कंट्री जो इस साल होल्ड कर रही है। तो इन तीनों का 2020 में So 2022 summit is being hosted by whom? 2022 summit is being hosted by Indonesia, and India will be hosting which summit? India will be hosting the 2023 summit। तो इतना पता होना चाहिए G20 में। G20 की मेंबर कंट्रीज आप सबको पता ही है, जो 20 लार्ज इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। रूपाली कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया बेटा? ट्राइका अगेन मैं फिर से बताता हूं, ट्राइका मतलब होता है तिगड़म, 3 देशों का समूह, तिगड़म होता है ट्राइका, ठीक है। 3 देशों का समूह इज कॉल्ड एज ट्राइका और तिगड़म। तो G20 कंट्रीज में 20 देशों का समूह है, 20 लार्ज इकोनॉमिक कंट्रीज, तो उनमें कोई हेडक्वार्टर नहीं है G20 का। G20 की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। सो सपोज एक देश ने 2021 में अध्यक्षता करी, एक देश 2022 में इस साल कर रहा है, एक देश 2023 में करेगा। तो इन तीनों देशों का जो समूह है उसको G20 ट्राइका बोलते हैं। जैसे इस साल G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है वो कर रहा है इंडोनेशिया, एंड इंडिया विल बी होस्टिंग द 2023 समिट। सो इंडिया हैज बिकम अ मेंबर ऑफ द G20 ट्राइका फॉर दिस टेन्योर, ठीक है। सो बस दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके अलावा नथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट। बेसिक स्टैटिक में आपको पता ही होगा G20 के मेंबर कंट्रीज कौन है। इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान नहीं है, कौन नहीं है मेंबर वो पता होना चाहिए। मटुआ आइलैंड, दिस क्वेश्चन में भी आज मैपिंग में क्वेश्चन बन सकता है कि मटुआ आइलैंड कहां है, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, जो इंडिया में G20 की समिट होगी उसकी थीम क्या है? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर उसकी थीम है, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो मटुआ आइलैंड्स का है, देखो आप सबको पता है दिस इज रशिया। अगर मैं इसको रशिया मानूं तो यहां पे वी हैव जापान, एंड यहां पे वी हैव दिस थिंग विच इज कॉल्ड एज ऑक्सटॉक रीजन। ऑक्सटॉक रीजन रशिया का बोलते हैं इसको। तो यहां पे ही एक आइलैंड है रशिया का, दिस इज अ रशियन आइलैंड विच इज द मटुआ आइलैंड। दिस इज विच ओशन? दिस इज द पैसिफिक ओशन। सो पैसिफिक ओशन में मटुआ आइलैंड्स हैं किसके? रशिया के। और यहां पे रशिया ने क्या किया है? अपना एक मिसाइल सिस्टम लगाया है। यहां पे रशिया ने एक उनका मिसाइल सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज द बैस्टियन सिस्टम। बैस्टियन सिस्टम इस तरफ पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में रशिया ने अपना लगाया है। सो दैट्स वाई ये जो कुरिल आइलैंड की चेन है ना ऑक्सटॉक के पास, वहां पे उन्होंने ये अपना लगाया। सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो ये भी आ सकता है बैस्टियन मिसाइल सिस्टम किसका है, मटुआ आइलैंड कहां पे है। सो बोथ दीज क्वेश्चंस आर पॉसिबल, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़े। व्हाट इज मटुआ आइलैंड, वेयर इज इट लोकेटेड, व्हाट इज बैस्टियन सिस्टम। नेक्स्ट इज टीथर। टीथर क्या है? टीथर इज अ
क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो आप सभी जानते हैं वॉज अ लॉट इन न्यूज, सो इट्स अ क्रिप्टो करेंसी। एंड वाई दिस क्रिप्टो करेंसी, तो ऐसे बहुत सारी है, लक्ष्मी कॉइन, डॉज कॉइन, वाई टीथर इज ओनली इज इन इंपॉर्टेंट। म्यांमार में हम सबको पता है मिलिट्री जो जुंता है वहां जो गवर्नेंस कर रही है इस समय, उसने टेथर को एज अ ऑफिशियल करेंसी रिकॉग्नाइज कर लिया। तो एक क्रिप्टो करेंसी टेथर हैज नाउ बीन रिकॉग्नाइज एज अ ऑफिशियल करेंसी बाय द म्यांमार की मिलिट्री जनता। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताना कि, चलो आगे बताऊंगा। नेक्स्ट इज गैब्रियल बॉरिक। म्यांमार की ऑफिशियल करेंसी वैसे क्या है, बिफोर टेथर व्हाट वाज देयर ओरिजिनल ऑफिशियल करेंसी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज गैब्रियल बोरेक। हु इज गैब्रियल बोरेक? चिली में देखो रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, चिली सैन डिएगो जहां पे लोकेटेड है चिली, वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस इज बीइंग सेड एज द स्टार्टिंग ऑफ पिंक टाइड। पिंक टाइड का मतलब क्या होता है? पिंक टाइड मतलब जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका का जो रीजन है वहां पे राइज ऑफ लेफ्ट अगेन हो रहा है, राइज ऑफ लेफ्ट। जैसे आप सबने देखा यूएसए में लाइक देयर वाज डोनाल्ड ट्रंप एंड बोल्सोनारो इन ब्राजील, ये सब राइट विंग लीडर्स अमेरिकाज में राइज किए थे। सो एक तरीके से दोबारा से वो पिंक टाइड आ रही है, दोबारा से लेफ्ट डोमिनेटेड पॉलिटिशियंस अमेरिकाज में राइज करें, तो उसकी एक शुरुआत माना जा रहा है गैब्रियल बॉरिक की इलेक्शन इन चिली, जो इज वन ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्री। ठीक है, एंड ये यंगेस्ट एवर लीडर हैं चिली के। सो गैब्रियल बॉरिक, बिगिनिंग ऑफ पिंक टाइड कहां से रिलेटेड है? चिली से। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। रितु यू कैन आस्क दैट एट द एंड, क्लास के एंड में पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, ठीक है, नो इश्यूज हिमांशु। ठीक है, सो गैब्रियल बॉरिक देख लिया, पिंक टाइड देख लिया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज मार्कडेलना एंडरसन। मार्कडेलना एंडरसन क्यों न्यूज में थी? बिकॉज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी और मीडिया, सोशल मीडिया में स्पेशली काफी वायरल हो गई थी। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन बनी है। स्वीडन, और सोशल मीडिया में काफी वायरल हो गई थी, तो हो सकता है पूछ लिया जाए अगर अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चन आएगा। तो देखो वैसे तो 198 कंट्रीज हैं, बट मैंने हार्डली आपको 5-6 कंट्रीज के अपॉइंटमेंट बताए हैं। एंड द फिल्टर दैट आई हैव यूज्ड इज कि they are important from either previous year questions have been asked or they are important because they are relevant for India or they have some claim to fame. So इन 3 फिल्टर से तराश के मैंने आपको इनको फिल्टर डाउन कराया 198 कंट्री से 5। So this is the power of experience, this is the power of वर्दीशाला that we can reduce content. So first female prime minister स्वीडन की बनी है। स्वीडन की कैपिटल सबको पता है, मैप में लोकेशन सबको पता है। ठीक है, मार्कडेलना एंडरसन न्यूज में थी। फाइनली रिसेंटली इंडिया की विजिट पे भी आए थे जापान के प्राइम मिनिस्टर। जापान तो इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर अस। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर, द पर्सन हु हैज कॉइन्ड द आइडिया ऑफ न्यू कैपिटलिज्म फॉर जापान, न्यू कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहे हैं जापान में। सो जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। इसी तरीके से अगर आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज चाहते हैं तो ऑलरेडी कैप्टन तिरंगा में काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट्स की। यू कैन गो एंड अटेंड देम, दे वुड हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, ओके, शैल आई मूव अहेड नाउ? सो इतने में कोई डाउट है? इतने में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदर सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, देखो ऐसा हुआ था वाइल बैक जब ग्लोबली फाइनेंस की जो सिचुएशन थी, अब आपके देश को कुछ स्टार्ट करना है तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए। तो पैसा प्रोवाइड करने के लिए पुराने टाइम में क्या, हर एक देश को वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड होना पड़ता था। बट वर्ल्ड बैंक क्या है, वो यूएसए डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है।
तो एशिया के कई देशों को लगा कि यार हमारा इस पे उतना से नहीं है, तो इसीलिए जो बाकी देश हैं उन्होंने मिलकर दो, एशिया के जो देश हैं लार्जली उन्होंने मिलकर दो इंस्टीट्यूशंस बनाए। फर्स्ट वाज AIIB, दोनों एसेंशियली चाइना का बहुत बड़ा योगदान है दोनों में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और दूसरा था न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये किसके नेतृत्व में बना? ब्रिक्स देशों के नेतृत्व में बना। तो इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। NDB का हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई। ओके। AIIB लार्जली जो था इनिशिएटिव था चाइना का। चाइना के बाद दूसरे नंबर में AIIB में ओनरशिप किसकी है? दूसरे नंबर में इस पे जो ओनरशिप है दैट इज ऑफ इंडिया। NDB जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है, इसमें जितने भी देश हैं सबकी इक्वल ओनरशिप है, ब्रिक्स के सारे देशों की इक्वल ओनरशिप है, ठीक है। AIIB में सबसे ज्यादा ओनरशिप है चाइना की, फिर सेकंड नंबर पे है इंडिया की। AIIB का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन बीजिंग। तो कई बार स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक में, तो हमने डिफरेंस देख लिया, ठीक है। ओके, सो ये बेसिक स्टैटिक डिफरेंस दोनों में क्लियर होना चाहिए। न्यूज में तो इसलिए था कि जो हमारे उर्जित पटेल है, उर्जित पटेल साहब, उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB बनाया गया। आई गेस वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंस इट वाज इन न्यूज तो मैंने आई टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ AIIB एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक, बिकॉज क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड ऑन दिस, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, गीता गोपीनाथ, सभी ने काफी ज्यादा न्यूज में सुना होगा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट थी। सो नाउ शी हैज बीन मूव्ड एंड उनकी जगह एक नए चीफ इकोनॉमिस्ट आ चुके हैं IMF के। सो दैट इज कौन? पियरे ओलिवर गोर्शियास। सो ये नाम याद रहे कौन आ रहा है? ओलिवर गोर्शियास। तो गोर्शियास बस नाम याद कर लीजिए, गोर्शियास आ रहे हैं, और गीता गोपीनाथ जा चुकी हैं। तो IMF चीफ इकोनॉमिस्ट पे आ जाए क्वेश्चन, तो बस इतना पता होना चाहिए, गीता गोपीनाथ इज नॉट द चीफ इकोनॉमिस्ट, उनकी जगह आप जो आ रहे हैं दैट इज गोरेंचास या गोर्शियास, ठीक है। गोरेंचास, पियरे ओलिवर गोरेंचास। बस ये याद रखना है कि गीता गोपीनाथ अब नहीं है। अच्छा, IMF का जो हेड है अभी कौन है? सो एक बार मुझे कमेंट करके ये भी बता दो, हु इज द हेड ऑफ IMF? क्रिस्टीनिया जॉर्जियोवा का सबने नाम सुना था, अब बता दो हेड कौन है, ठीक है। शी हैज मूव टू द EU। नेक्स्ट इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सो आप सबको पता है देयर वाज अ टाइम हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर काफी ज्यादा आर्टिकल लिखते थे, काफी न्यूज में रहते थे, बट सरप्राइजिंगली जो नए हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आए हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार आए हैं, ही इज अ मीडिया शाय पर्सन, बहुत ही कम आपको न्यूज में स्पीचेस इंटरव्यूज देते हुए दिखेंगे। ही इज VA नागेश्वरन साहब, ठीक है। सो नागेश्वरन साहब इज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और रिसेंटली उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 भी रिलीज करवाया गया। ऑल्दो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इकोनॉमिस्ट एडवाइजर का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर जो है सान्याल साहब, उनका ज्यादा बड़ा योगदान था। बट अगेन इतना निटी-ग्रिटी में वो नहीं पूछेंगे। सो जस्ट रिमेंबर नए चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर कौन है, और हमारा नया इकोनॉमिक सर्वे आ गया है। और इस बार इकोनॉमिक सर्वे में क्या खास बात है कि अभी तक क्या होता था, 2 वॉल्यूम आती थी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इस बार सिर्फ एक ही वॉल्यूम आई है हमारे इकोनॉमिक सर्वे की। और इस बार की इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या थी? इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की थीम है एजाइल अप्रोच, चप्पल अप्रोच, चप्पल तरीका। एजाइल अप्रोच इज द थीम ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। एजाइल अप्रोच इज द थीम। क्या कंटेंट है इकोनॉमिक सर्वे का? इस बार ऐसा कुछ खास कंटेंट नहीं है। सो अनलाइकली दैट अ क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड। काफी सारे फैक्ट्स ही बताए इस बार, जैसे इंडिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, अब दिल्ली स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है रादर देन बैंगलोर। मतलब आई डोंट थिंक अ क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड फ्रॉम एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम्स दिस टाइम, सो वी कैन सेफली स्किप, जस्ट टाइटल भी याद रह जाए तो बहुत है। एजाइल अप्रोच, और VA नागेश्वरन इज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है।
नेक्स्ट इज बजट 2022। सो सभी को पता है बजट निर्मला सीतारमन मैडम ने प्रेजेंट किया। इस बार भी डिजिटल बजट था रादर देन हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में बजट प्रेजेंट किया गया। सो व्हाट वर द इंपॉर्टेंट टेक अवेज, ठीक है। फूमियो किशिदा दामिनी जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर थे फूमियो किशिदा, ठीक है। एआईआई भी था दामिनी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। आशीष नहीं पूछा जाएगा कितनी कंट्रीज एआईआईबी के, मैं स्लाइड में डाल सकता था बट आई नो वो मुझे भी याद नहीं रहेगा। सो अगर आप चाहते हो तो ऑब्वियसली गूगल पे पढ़ लो, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी आस्क्ड, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके, इतना क्लियर है। सो दिस इज क्लियर, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सर्वे के बाद बजट। तो जनरली सीक्वेंस ये रहता है, पहले एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है, इकोनॉमिक सर्वे के अगले दिन बजट प्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो बजट जब प्रेजेंट किया गया, इस बार क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वैसे तो काफी सारे हैं। एक जो इंपॉर्टेंट है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 मेजर इनिशिएटिव चला रही है। फर्स्ट, इंफ्रा से रिलेटेड, अगर मैं एकदम इंफ्रा की बात करूं तो 3 प्रोजेक्ट्स हैं। एक है भारतमाला प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है सागरमाला। ये दोनों पुराने प्रोजेक्ट हैं। अब इन दोनों से इंस्पायर होकर एक और नया प्रोजेक्ट जो इस बजट में लॉन्च किया गया, दैट इज पर्वतमाला, ठीक है। भारतमाला प्रोजेक्ट वाज रिलेटेड विद नेशनल हाईवेज, सागरमाला प्रोजेक्ट वाज रिलेटेड विद बिल्डिंग ऑफ पोर्ट्स, लार्ज सी पोर्ट्स एंड देयर कनेक्टिविटी। उससे पर्वतमाला एक नया प्रोजेक्ट है, इसमें टारगेट है रोपवेज बनाना, यानी 2 पहाड़ है, एक पहाड़ यहां है, एक पहाड़ यहां है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम रोड ही बनाए, क्योंकि फिर पहाड़ को ऐसे काटना पड़ता है, उससे पहाड़ स्ट्रक्चरली वीक हो जाता है, फिर बीच में वैली होती है, कहीं पे कुछ होता है। तो रादर देन दैट व्हाट लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग, एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से रोपवे के माध्यम से जोड़ दें, एक कोई ऐसा रास्ता ऊपर से बांध दे, और उसमें ऐसा, वो आपने कभी शिमला गए हो या आप कभी नैनीताल गए हो तो ऐसा एक बंदा रहता है और उस पर फिर ये बुग्गी आगे जाती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से यहाँ। सो पर्वतमाला प्रोजेक्ट का भी आइडिया यही है कि सबसे कम डैमेज हो सके एनवायरमेंट को और कनेक्टिविटी भी इंप्रूव की जा सके। तो ये नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है हिली एरियाज में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। सो नेशनल रोपवेज के लिए है ये, रोपवे डेवलपमेंट के लिए, और पीपीपी मोड में रन किया जाएगा लाइक मोस्ट प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री कौन सी है इसके ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, वही इसको देख रही है। सो जैसा भारतमाला यही देख रही है, वैसे ही पर्वतमाला भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ही देख रही है। सो दैट्स क्लियर। पर्वतमाला क्या है, ब्रॉड आइडिया क्या है स्कीम का, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है, व्हाट इट इज एसोसिएटेड विद। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब इसके लिए कितना पैसा डोनेट किया गया, कितना पैसा रखा गया, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बजट की आप सबको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर जी काफी अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो एक और अनाउंसमेंट हुआ है। अभी तक क्या था कि आपने सुना होगा पुराने कुछ स्लोगन्स, न्यू इंडिया बाय 2022, न्यू इंडिया 2022। अब 2022 आ गया तो आगे के लिए भी तो कुछ सोचना है। तो अगला उन्होंने अब टारगेट दे दिया कि अगले जो 75 साल इंडिया इंडिपेंडेंस के हो गए 2022 में, अब आगे के लिए भी तो मजा आना चाहिए। तो अगले 100 साल के लिए, तो जो बीच के 25 साल बचे यहाँ पे, इसको उन्होंने बोल दिया ये देश का अमृत काल है। पहले यहां तक जो सेलिब्रेट किया गया दैट वाज था आजादी का अमृत उत्सव, ठीक है। अब ये सब पुराना हो गया तो नया कुछ चाहिए मैसेज, तो अब मैसेज है अमृतकाल। यानी ये बोला है अगले 25 साल जो हमारी देश की ग्रोथ के हैं, दे आर टर्म्ड एज अमृतकाल 2022 से लेके जब तक इंडिया 100 ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगा तब तक, ठीक है। तो दैट्स बीइंग कॉल्ड एज अमृतकाल। और अमृतकाल में हर एक मिनिस्ट्री को अपना इनिशिएटिव लेना है ताकि वो लोग नेक्स्ट 25 ईयर्स में क्या ऐसा कर सकें ताकि इंडिया 100 साल जब अपने इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेट कर रहा हो तो ये भी जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री थी उन्होंने क्या किया उसको लेके द नेशन कैन फील प्राउड। सो एसेंशियली दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट इज पीएम ई विद्या। देखो पीएम ई विद्या अगेन वाज अ लॉट इन न्यूज। सो सबसे अभी तक क्या था थी, मटीरियल आपको एनपीटीईएल की वेबसाइट पर, स्वयं प्रभा, ये सब चैनल आपने जो सुने होंगे। सो अब क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिसाइड किया कि जितने भी हमारे एजुकेशन डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग के इनिशिएटिव है उनको क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे एक्सेसेस को प्रोवाइड किया जाए। सो प्रधानमंत्री ई विद्या एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू डिजिटल या ऑनलाइन लर्निंग जितना भी टीचिंग मटेरियल है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाए। यानी वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्या है, पीएम ई विद्या। ठीक है, तो दिस इज क्लियर व्हाट इज पीएम ई विद्या। किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। क्या है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। ठीक है, सो सारे जितने भी पुराने उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके इजीली प्रोवाइड किया जा सके एजुकेशन के लिए, दैट इज पीएम ई विद्या। इसमें टीचिंग मटेरियल, लाइव क्लासेस, सब कुछ एक्सेस होगा। कोविड के टाइम पे लॉन्च किया गया था। व्हाट एल्स इज इंपॉर्टेंट, हाँ इसने एक ये भी इनिशिएटिव लॉन्च किया, सॉरी सो एक इनिशिएटिव जो और लॉन्च किया कि अभी तक क्या टीवी में एक ही चैनल होता था, उसमें ही सारी क्लासों की क्लास आती थी। अब इन्होंने बोला हर एक क्लास के लिए एक अलग अलग टीवी चैनल होगा। सो अभी तक हर एक क्लास के लिए एक सेपरेट टीवी चैनल, वन क्लासरूम वन टेलीविजन वन टीवी चैनल, प्रोग्राम टाइप का इन्होंने स्टार्ट किया। बस ये याद प्रोवाइड वो सब इंटीग्रेट कर दे रहे हैं इसमें। ठीक है, जो पुराने इनिशिएटिव्स थे स्वयं प्रभा, दीक्षा, ये सब इंटीग्रेट कर दे रहे हैं ताकि अब एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा मिल जाए। नेक्स्ट है देश स्टैक पोर्टल, ई पोर्टल, देश स्टैक ई पोर्टल। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज ए न्यूज, बिकॉज बजट में इसको लेके काफी ज्यादा। व्हाट इज दिस, अभी तक जो लॉन्च किया गया भी स्किलिंग चल रही थी। कोविड के टाइम पे स्किलिंग उतने अच्छे से ऑफलाइन हो नहीं पा रही थी, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे स्किल, रीस्किल और अपस्किल किया जाए। स्किलिंग मतलब आपने किसी सपोज नाई को सिखा दिया बाल काटना, तो ये हो गया स्किलिंग। रीस्किल मतलब अब आपको उसको बताया कि नहीं बेटा इस स्टाइल में बाल नहीं काटने, अब आपको काटने होते हैं बाल नई वाली मशीन से। नई वाली मशीन, वो जो जीरो मशीन है उससे बाल काटने, कैंची का जमाना चला गया। तो ये हो गया उसको रीस्किल करना। और अप स्किल करना मतलब अभी तक वो जीरो मशीन कैंची से काट रहा था, अब आपने उसको बोला तुम सिर्फ बाल ही मत काटो, उसके साथ तुम शेविंग करने का भी बिजनेस शुरू कर दो, वैक्सिंग का भी शुरू कर दो, दैट इज अप स्किलिंग। तो स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल तीनों करना ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से। इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड पोर्टल बना दिया गया विच इज कॉल्ड एज देश स्टैक ई पोर्टल। ठीक है, सो डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। अब फुल फॉर्म तो नहीं पूछेंगे, दिस इज डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ठीक है, क्या है वो समझ लिया, स्किल, अपस्किल, रीस्किल थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, दैट इज देश स्टैक ई पोर्टल। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो थी इस बार बजट में, दैट वाज रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो को बैन करना है नहीं करना है, इस पे सरकार ने कुछ क्लियर कट नहीं बोला, पर ये भी सबसे पहले बोला कि कोई भी क्रिप्टो पे अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, खरीद लेन देन हो रहा है क्रिप्टो का, तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। दूसरा इन्होंने बोला क्रिप्टो करेंसी पे अभी गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी, बट उन्होंने बोला आरबीआई वुड बी ट्राइंग टू ब्रिंग इट्स ओन डिजिटल करेंसी विच दे कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये क्या होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी, ऑल ऑफ दैट इज नॉट आउट, तो वी वुडंट स्पेक्यूलेट ऑन दैट, बिकॉज एक बार आरबीआई से नोटिफिकेशन आ जाने दो, जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी तब पढ़ेंगे।
अभी से कोई स्पेकुलेशन में फायदा नहीं कि ये करेंसी होगा, असेट होगा, व्हाट वुड दिस बी। बट अभी तक ये पता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आएगी, आरबीआई इसको इशू करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड जब डिटेल्स आएंगी तब देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बजट से, जो मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। वैसे तो बजट पे मैं एक एंटायर क्लास ले सकता हूँ, बट इस क्योंकि पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ बजट से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, सो आई थॉट कि इतने कम में ही अगर हम बजट का कर भी लें, सो दैट वुड ऑल्सो बी अ गुड थिंग। एक और चीज जो बजट में इस बार उन्होंने काफी जोर शोर से प्रमोट की, उन्होंने बोले जो खीरे होते हैं ना, खीरे, कुकम्बर्स, और घेरकिन्स बोलते हैं, वो जो खीरे होते हैं जो अलग से दिखते हैं आपको, पिकलिंग कुकम्बर जिनको बोलते हैं, खीरे। तो कुकम्बर्स, घिक्रिन्स, इंडिया इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। अब क्योंकि वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी नहीं, बट बजट स्पीच में ऐसा, बजट में काफी इसका जिक्र मिला बजट के बाद, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ खीरा, कुकम्बर्स। सो वैसे तो आई डोंट थिंक इट वॉज इंपॉर्टेंट, बट सिंस इट वॉज हाईलाइटेड सो मच, सो एग्जामिनर के मन में अगर आ जाए और वो पूछ ले, सो वी मस्ट बी रेडी विथ एवरीथिंग दैट द एग्जामिनर कैन थ्रो, ठीक है। ओके, ठीक है। सो इज द वॉइस फाइन नाउ? ठीक है, वॉइस का कोई इशू है अभी भी क्या आप लोगों को? इज द वॉइस फाइन? ऑयल क्लियर है। वेद कुछ छोटा तो नहीं था? एनीथिंग दैट ब्रोक इन बफरिंग? Okay, so let's move ahead now. Next important is Kashi Vishwanath corridor. What is this Kashi Vishwanath corridor? So Prime Minister साहब played a very important role in this, इसकी formation and eventually इसकी inauguration. A lot of photos you would have seen in the media. So it was all over the place. So chances are that question might again be asked from this. अब सवाल आता है क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ है। वाराणसी, काशी जिसको बोला जाता है, वहां पे लोकेटेड है। उसका फर्स्ट फेज इनॉग्रेट किया गया। क्यों इंपॉर्टेंट है ये काशी विश्वनाथ वाला टेम्पल? बिकॉज इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ इंडिया। और अहिल्याबाई होलकर जो मराठा क्वीन थी, शी वॉज द पर्सन हु वॉज द ब्रेन बिहाइंड इट्स इनॉग्रेशन, ठीक है। और अब अन्नपूर्णा माता का जो स्टैचू है उसको दोबारा से यहाँ इनॉग्रेट किया गया। तो इतना तो नहीं पूछेंगे, बस ये पता होना चाहिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ लोकेटेड है। सो वाराणसी। हु स्टैब्लिश्ड दिस? अहिल्याबाई होलकर, महारानी, मराठा क्वीन। इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स। अन्नपूर्णा माता का रिसेंटली स्टैचू भी यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। सो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वॉज ए न्यू रिवर, न्यू कि वो प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज निकल। तो निकल इज वन ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स। इंडिया मेजॉरिटी ऑफ इट्स निकल इंपोर्ट करता है। अभी तक क्या था, 100% इंडिया का जो निकल है वो इंपोर्ट हो रहा था। अब रिसेंटली वेदांता जो कंपनी है अनिल अग्रवाल की, उन्होंने गोवा की एक छोटी कंपनी एक्वायर किया, नाउ दे वुड बी द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ निकल इन इंडिया। तो वेदांता जो लिमिटेड है, दैट्स बिकम द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ निकल। अभी तक इंडिया इंपोर्ट करता था। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। नेक्स्ट इज एनएससी प्राइम। व्हाट इज एनएससी प्राइम? एनएससी इज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहले ही काफी टाइम से न्यूज में चल रही थी, सो दैट्स व्हाई वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिसेंटली फिर न्यूज में आ गई थी बिकॉज ऑफ, अच्छा ये पता है किसी को? इस ईमेल पे कभी ईमेल किया है आपने? इस ईमेल एड्रेस को सुना है? इस ईमेल एड्रेस के बारे में सुना है आप में से कभी? इस ईमेल में अगर
Yeah, am I audible now? So I was saying कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है दैट हैज बीन इन न्यूज फॉर वाइल नाउ. रिसेंटली इट वाज इन न्यूज फॉर द रॉन्ग रीजंस. रिक साम यजूरिया इस तरीके से एक ईमेल आईडी है दैट वाज अलॉट इन न्यूज. कैन एनीवन टेल मी व्हाई दिस ईमेल आईडी वाज इन न्यूज? यस. सो व्हाई वाज इट इन न्यूज? हाँ, इसमें थे ना, अगर इस आप ईमेल आईडी पे ईमेल करोगे तो आपको एक रिप्लाई ना आएगा मिस्टीरियस हिमालयन योगी का, और फिर आपकी लाइफ की जो भी समस्या है वो योगी सॉल्व कर देंगे. सो रिसेंटली व्हाट हैपेंड वाज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो सीईओ थी चित्रा मैडम, उनको ऐसा विश्वास था कि एक हिमालयन योगी है और जिनसे वो मिली है और जिसका कोई रूप नहीं है, पर उसको ईमेल करो इस ईमेल एड्रेस पे तो वो रिप्लाई देता है. और इनके रिप्लाई के बेसिस पे चित्रा मैडम, ऐसा बोला जाता है कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया की लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, वो सारे डिसीजंस ले रही थी स्टॉक एक्सचेंज को लेके. सो दैट वाज अगेन दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी. इंडिया की इमेज की, इंडिया में लोग इतने अंधविश्वासी एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली. सो पुराना जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो क्या है? एनएससी प्राइम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम. प्राइम क्या है? जैसे अमेजॉन प्राइम होता है वैसे एनएससी ने वहीं से एक अपना प्राइम लॉन्च कर दिया. प्राइम में एसेंशियली वो कंपनीज को वॉलंटरली लिस्ट होने का मौका दिया जा रहा है जो गवर्नेंस के हायर स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. सो यानी मान लो अगर और कंपनीज के लिए बोला जाता है कि आपको एक्स इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे, इफ यू डिस्क्लोज एक्स अमाउंट ऑफ इन्फो देन यू वुड बी अलाउड टू लिस्ट ऑन एनएससी. तो एनएससी प्राइम पे अगर आपकी कंपनी को लिस्ट होना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी एनएससी प्राइम पे लिस्ट हो, तो आपको X+10, X+20 ऐसी अमाउंट ऑफ ज्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. सो इससे क्या होगा? एसेंशियली वो जो गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस नॉर्म्स कंपनी फॉलो करती है, जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस कंपनीज की है, उनको एनएससी प्राइम पे लिस्ट करने का मौका मिलेगा. अब ताकि जो भी कंपनी एनएससी प्राइम पे लिस्टेड है, मतलब क्या? मतलब वो काफी ट्रांसपेरेंट कंपनी है, तो लोग उस पर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं. सो एनएससी प्राइम में सिर्फ वही कंपनियां लिस्ट हो पाएंगी जिनकी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग 40% से ज्यादा है. यानी 40% उस कंपनी के शेयर ऑर्डिनरी पब्लिक के हाथ में होने चाहिए. तो दोज कंपनीज वुड ओनली बी अलाउड टू एंटर इनटू द एनएससी प्राइम. तो एनएससी प्राइम क्या है, बस हमने ये देख लिया, दैट मच इज एनफ. ठीक है. हाँ बेटा, आप भी हिमालयन योगी से बात करना, लेकिन अपने एग्जाम के बाद, अभी इस चक्करों में मत पड़ना. ठीक है. शुभम अभी बता दिया आपको एनएससी प्राइम क्या है. बेटर गवर्नेंस नॉर्म्स को जो कंपनीज अडेयर करेंगी, दे वुड बी अलाउड टू, बेटर गवर्नेंस नॉर्म को जो अडेयर करेंगी, दे वुड बी अलाउड टू गेट लिस्टेड ऑन एनएससी प्राइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट लिस्टिंग दे वुड बी इन अ गुड पोजिशन टू गेट बेटर money from the market, because people would trust them more because they are more transparent and following better norms. ठीक है. तो दैट्स एनएससी प्राइम. एक और ये आप सुनोगे, फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट कार्ड ये लॉन्च हुआ है. अगेन नाम में ही प्राइवेट है तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि आपको कोचिंग टेस्ट सीरीज वाले बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है ये सब, तो बेसिकली क्या है ये? आईडीएफसी बैंक, आप सबने नाम सुना है, आईडीएफसी बैंक. इन्होंने एक मेटल कार्ड, देखो अभी आप अपना एटीएम कार्ड देखोगे तो प्लास्टिक का होता है, तो कि आपको प्रीमियम फील है कि मैं अमीर हूं, रईस हूं, मेरे पास एटीएम के अंदर ही नहीं, मेरा एटीएम भी महंगा है, क्योंकि इनका जो एटीएम कार्ड है वो लोहे का है. तो इंडिया का पहला लोहे का मेटल ये जो कार्ड बना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये जो पहला मेटल कार्ड बना है वो फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट नाम से है, और आईडीएफसी ने इशू किया. अगेन यूजलेस इंफॉर्मेशन, आई डोंट थिंक यूपीएससी वुड गो डाउन दिस लेवल एंड आस्क सच सिली क्वेश्चंस, बट स्टिल आपको पक्का जहां से भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं वो बताएंगे, सो वहां आपको ये चीज दिखेगी. ठीक है. नेक्स्ट इज पेटीएम, आपको पता है शेड्यूल्ड बैंक डिक्लेयर हो चुका है. नेक्स्ट इज यूएनपीआरआई. व्हाट इज यूएनपीआरआई? यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो ये क्या है? देखो, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ईएसजी. ईएसजी इज व्हाट इज एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज. ये भी वर्ड काफी है, वैसे मैं पुरानी प्रचंड में एक बार बताया है ईएसजी इन्वेस्टिंग को लेके, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. तो आज के जमाने में ना लोग काफी जागरूक हो गए, तो सिर्फ वो ये नहीं देखते कंपनी कितना मुनाफा बना रही है,
कंपनी में पैसा लगाने से पहले लोग ये भी देखते हैं कि वो कहीं एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं कर रही, कहीं सोसाइटी में ऐसा तो नहीं है कि वो इनइक्वालिटी प्रमोट कर रही है या कोई समाज को हार्म कर रही है, और फाइनली उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, कहीं वहां इंटरनल करप्शन तो नहीं हो रहा, कहीं वहां इंप्लॉइज का शोषण तो नहीं हो रहा अपने। सो इस तरीके के जब कोई भी अच्छा लार्ज इन्वेस्टर है, अगर वो इन चीजों को चेक करता है बिफोर इन्वेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज ईएसजी इन्वेस्टिंग। और जो यूएनपीआरआई है, यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, वो ईएसजी को प्रमोट करता है। तो इंडिया की पहली कंपनी जो यूएनपीआरआई के इस मॉडल को सपोर्ट कर रही है, जिसने कमिटमेंट दिखाया है, यूएनपीआरआई के साथ एक अग्रीमेंट किया है, दैट इज आईसीआईसीआई। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो है आईसीआईसीआई इंश्योरेंस। सो एसेंशियली आईसीआईसीआई तो नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ईएसजी इन्वेस्टिंग, व्हाट इज यूएनपीआरआई। सो ये हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है पेफी। पेफी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन अनलाइकली है, बट टोकनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। देखो टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपका रुपए कार्ड है, ठीक है, सपोज यू हैव अ रुपए कार्ड। सो आपको पता है वीजा, मास्टर कार्ड, ऐसी रुपए का भी कार्ड है। अब क्या होता है, आपने वीजा या मास्टर कार्ड लिया, इसको लेके आप गए वो दुकानदार की दुकान में, उसकी दुकान में एक मशीन होती है, वो पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। उसमें यहाँ पे आपने अपना कार्ड लगाया, उसके बाद यहाँ पे अपना टू 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 पिन डाला, उसके बाद करके वो बिल आ गया और आपका पैसा कट गया और इसको पैसा मिल गया। सो दिस इज एसेंशियली व्हाट हैपेंस थ्रू द कार्ड्स। अब क्या दिक्कत होती है, कई बार यहाँ पे वो जो चोर किस्म के लोग होते हैं वो क्या डालते हैं, यहाँ पे एक मशीन लगाते हैं जिससे वो आपका डेटा कॉपी कर लेते हैं आपके कार्ड का, कि आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो डेटा है उसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ जो कैमरा लगा रहता है उस कैमरे से आपका पिन एंटर कर लेते हैं, उसकी मदद से वो आपके कार्ड को क्लोन कर लेते हैं और फिर आपके को चूना लगाते हैं। सिमिलर टू व्हाट मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डू, व्हाट दे डू इज, वो आपसे कहेंगे हमारी फ्री क्लास अटेंड करो, फिर वो कहेंगे हमारा मॉक दो, और मॉक में वो आपसे मांगेंगे आपका फोन नंबर, मॉक डाउनलोड करने के लिए अपना फोन नंबर दे, हमारी फ्री क्लास के बाद हमारा फ्री ट्रायल देखने के लिए हमारी ऐप डाउनलोड करें। वहां से क्या होगा, ऐप डाउनलोड कर लेंगे या उनका मॉक देके वहां अपना फोन नंबर दे देंगे। आपने जैसे ही उन्हें फोन नंबर दिया, उनकी बाँछें खिल जाती हैं। फिर वो क्या करते हैं, उनके यहाँ से सेल्स वाले आपको निरंतर कॉल करते रहेंगे जब तक आप उनका कोर्स खरीद ना ले। तो सेम चीज यहाँ पीओएस मशीन में भी होती है। एक बार आपने कार्ड स्वाइप किया, आपका डेटा चोरी हो गया। जैसे यहाँ इन्होंने आपने एक बार फोन नंबर दिया, फिर आपका बस नंबर चोरी हो गया और अब फिर सेल्स टीम आपको कॉल करेगी, ठीक है, और फिर आपको कोर्स भेजो, कोर्स भेजो, कोर्स भेजो, ठीक है। सो पीओएस का मामला क्लियर हो गया। तो अब क्या होता है, अब समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इज टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन मतलब क्या, आपने कार्ड लगाया अपना, अब कार्ड जब आप लगाओगे तो उस मशीन के पास भी आपके कार्ड का ओरिजिनल डेटा नहीं जाएगा, एक वो रैंडम कोई नंबर जनरेट करेगा अल्फा न्यूमेरिक, जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन होगा, ताकि आपका ओरिजिनल नंबर हमेशा मास्क्ड रहे। दिस इज कॉल्ड एज टोकनाइजेशन। तो रुपए का जो पहला टोकनाइजेशन हुआ है वो किस कंपनी ने करा है, दैट हैज बीन डन बाय द पेफी। तो रुपए जो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है रुपे कार्ड, उन्होंने उनका जो पहला टोकनाइजेशन सर्विस है दैट इज पेफी, जिसपे वो वर्क कर रहे हैं। तो अब पेफी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अनलाइकली, बट ये टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो इतने में किसी को कोई डाउट तो प्लीज आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ लेट मी नो, आई वुड ट्राई टू एड्रेस इट, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज हार्बिंगर 2021। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस, मतलब देयर आर हाई चांसेस दैट अ क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड ऑन दिस हार्बिंगर। हार्बिंगर क्या है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन जो आरबीआई ने ऑर्गेनाइज की थी। तो आरबीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन का नाम क्या है, दैट इज हार्बिंगर 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई की फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन। ग्लोबल हैकाथॉन, हैकाथॉन का मतलब मैंने पहले भी बताया आपको कि एक कोई प्रॉब्लम होगी और उस पर ग्रुप ऑफ टीम्स वुड बी पार्टिसिपेटिंग, और जो टीम सबसे कम टाइम में सबसे बढ़िया। सो इस बार जो थीम थी दैट वाज स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स की थीम पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम वाज स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, और उसी को लेके इसमें प्रॉब्लम जनरेट की गई थी। ओके, दिस वाज द थीम। और हार्बिंगर एनुअल हर साल होगा। सो हार्बिंगर इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इसका पूरा नाम है।
बट हार्बिंगर से भी याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आरबीआई ने ऑर्गेनाइज की थी। आइडिया यही था कि डिजिटल पेमेंट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, नाम से जैसा क्लियर है, थीम से क्लियर है, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, इतना क्लियर है सबको? एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क। नेक्स्ट है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो आरबीआई ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डेलिब्रेशन उन्होंने डिसाइड किया कि अब रिटेल इन्वेस्टर यानी आप, मैं, हमारे जैसे जो आम जन है, ये भी डायरेक्ट जी सेक्स में डील कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली डील कर, एक लार्ज कंपनी खरीद, डायरेक्टली एक आम जन भी जाके सरकार का बॉन्ड डायरेक्टली खरीद सकता है। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको खरीद सकता है, जो गोल्ड बॉन्ड सरकार इशू करती है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, उनको खरीद सकता है। सो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम में एसेंशियली क्या है कि एक आम जन जाके आरबीआई में जाके अपना खुद, अभी तक क्या होता था, पीएनबी एसबीआई में जाके खाता खुलवाते थे, लेकिन अब क्या, आप डायरेक्ट आरबीआई में जाके एक अपना गिल्ट अकाउंट खुलवा सकते हो। गिल्ट ये इंग्लिश वाला GILT वाला गिल्ट है, ये बुराई, गिल्ट, अंदर कुछ शर्म आना, ये वाला गिल्ट नहीं है। गिल्ट यानी जो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। गिल्ट में बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप जाके सीधे जाके आरबीआई में अपना गिल्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहां पे जाके फिर डायरेक्ट खरीद बेच कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, गोल्ड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, इन सब में डील कर सकते हैं। तो दैट इज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। क्या है उसमें प्रोविजन वो हमने देख लिया। नेक्स्ट इज आरबीआई के कुछ एजेंसी बैंक आरबीआई ने डिक्लेयर करें। एजेंसी बैंक मतलब क्या है, यहाँ पे आरबीआई के एजेंसी बैंक का दो सेंस में डिक्लेयर किया है। एक किया है डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। तो डायरेक्ट टैक्स अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, सो एसेंशियली इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन। सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिसमें लार्जली आपका जीएसटी है, कस्टम्स है। ओके, सो दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आरबीआई ने क्या बोला है, सरकार के जितने भी डायरेक्ट टैक्स के जो भी खातों की डीलिंग है वो एक ही बैंक लार्जली करेगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस की डीलिंग के लिए एक अलग बैंक करेगा। सो लार्जली सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बैंक ऑफ सीबीआईसी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। तो सीबीडीटी जो डायरेक्ट टैक्सेस वाले के लिए, इसके लिए उन्होंने आरबीएल जो एक बैंक है, आरबीएल बैंक को डिक्लेयर किया है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए किसको डिक्लेयर किया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया है दूसरे बैंक को। उस बैंक का भी पर्पस क्या होगा, पर्पस वही होगा कि जितने भी इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन है जीएसटी से रिलेटेड, ऑल दीज थिंग्स से रिलेटेड, दे आर डेल्ट बाई बंधन बैंक। ठीक है, सो बेसिकली छोटे बैंक थे, डायरेक्टली कुछ कर नहीं रहे थे, इनकी इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो आरबीआई ने बोला इनको कुछ काम नहीं मिल रहा, तो चलो यही काम देते हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्स के लिए जो एजेंसी अपॉइंट किया आरबीएल, इनडायरेक्ट के लिए किया बंधन। आई डोंट थिंक अगेन क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड, बट आप मॉक देने बैठोगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलेगा। सो मैंने बता दिया, बट एग्जाम में अनलाइकली है कि ये पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। अब यही घाटा होता है गलत एजुकेशन का, क्योंकि आप, मेरे को पता है आप लोग बात तो मानोगे नहीं, सारे ऑनलाइन मॉक देने जाओगे और वहां आपको ये आरबीआई एजेंसी बैंक का क्वेश्चन मिलेगा, फिर आप बोलोगे सर ने तो पढ़ाया नहीं, मतलब सर ने करंट अफेयर्स कम पढ़ाया। मैं, हाँ, जानबूझ के मैं कम पढ़ा रहा हूँ, मेरा इसमें बहुत बड़ा टारगेट है कम पढ़ाने का, मैं जानबूझ के कम कर रहा हूँ। रीजन उसका यही है कि हमें अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी। ठीक है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ सबसे पहले कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक। इसमें क्या है बेसिकली, जैसे किस देश के लोग दूसरे देश में जाके काम करते हैं और वहां से कितना पैसा अपने होम देश भेजते हैं, ये देखता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, वर्ल्ड बैंक का निकालते हैं। हर साल की तरह इस बार भी इंडिया का जो डायस्पोरा है वो लार्जेस्ट रेमिटेंस सेंटर है, यानी अपने घर देश पैसे भेजने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट में जो लोग पैसे भेज रहे हैं वो इंडिया में ही भेज रहे हैं। और कहां से भेज रहे हैं सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा पैसा यूएसए से भेज रहे हैं और सबसे ज्यादा आ कहां रहा है, इंडिया में आ रहा है। ठीक है, इंडिया के बाद चाइना में आता है और चाइना के बाद मैक्सिको में आता है। ठीक है,
सबसे ज्यादा निकल कहां से रहा है? यूएसए से ही निकल रहा है। इंडिया में जो आता है दैट इज टू द ट्यून ऑफ $87 बिलियन। तो काफी ज्यादा अमाउंट में इंडिया में हर साल इंडिया का जो डायस्पोरा है वो पैसे भेजता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि जो प्राइम मिनिस्टर ने एक नारा दिया था जो आप अपने एसएसबी में भी यूज कर सकते हो, दैट इज आईटी प्लस आईटी फिजिकल टू आईटी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा था हमारे। आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप देखोगे ज्यादातर जो इंडिया के टैलेंट है जो बाहर गया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम गल्फ कंट्रीज में जहां पे वो ब्लू कॉलर जॉब्स में इन्वॉल्व है, वेस्ट की तरफ जितना भी टैलेंट गया है वो लार्जली दैट इज इन द टेक इंडस्ट्री। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट। Okay, so that is Indian talent is equal to IT. What is this IT? India tomorrow. तो फ्यूचर का इंडिया इनके टैलेंट और टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप होगा, ये प्राइम मिनिस्टर जी का नारा था। सो इसीलिए वो बोलते हैं कि जो फॉरेन में इंडियंस गए दे आर लाइक इंडियाज एम्बेसडर्स। ओके, सो दिस प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू से। सो दैट्स ये देख लिया माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ कौन निकालता है, इंडिया की क्या पोजीशन है वो देख लिया। जयंत कुमार दास ग्रुप, तो आरबीआई का ये एक ग्रुप था जो आरबीआई ने इंटरनली फॉर्म किया था। किस पर्पस के लिए? ये डिजिटल लैंडिंग पे रेगुलेशन कैसे किया जाए। अगर आप वो फोन वोन चलाते हो जो आपको नहीं चलाना चाहिए इस टाइम पे ज्यादा, उसमें आपको ऐड आती होंगी कि लोन ले ऑनलाइन विदाउट डूइंग एनीथिंग, ये इस ऐप को डाउनलोड करें और इतने लाख तक का लोन ले। सो दैट्स ये दिस इज क्लियर। कौन सा सृष्टि कौन सी चीज फिर से बतानी है? रेमिटेंस का मतलब होता है बेटा जब आप एक देश में गए और वहां से आपने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसा बचाया, फिर अपने बूढ़े माँ बाप को जो पैसा वापस भेजा, दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंसेस। ठीक है, ओके। उत्कर्ष आपको किस चीज में डाउट है प्लीज आस्क, आई वुड रिपीट। अच्छा, जयंत कुमार दास ये आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर थे। देखो जो जयंत कुमार दास जी है ना, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में आरबीआई ने एक कमेटी बनाई जो डिजिटल लैंडिंग जो है, डिजिटल लैंडिंग मतलब क्या, ये जो आप फोन में ऐप डाउनलोड करते हो, कई बार जो ऐप होती है ना जो कहती है कि लोन लो, सस्ती दरों पे लोन लो, बिना कुछ गिरवी रखे लोन लो, ऑनलाइन ये जो लैंडिंग करती है कंपनीज, उनको रेगुलेट कैसे किया जाए। क्योंकि आपने सुना होगा ये जो कंपनीज है लोन तो दे देती हैं, पर वसूली करने पे जब आती है फिर ये काफी सारे गुंडे भेजती हैं आपके घर, मारपीट करती हैं, धमकाती हैं। सो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए उस इंडस्ट्री को, उसके लिए जयंत कुमार दास पैनल बनाया गया है। ठीक है, सो बस इतना ही पता होना चाहिए, नथिंग मोर इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आपका इंडिया इंक्स। व्हाट इज इंडिया इंक्स? ठीक है, देखो इंडिया इंक ये आप सभी ने पता है, आप सबको पता है बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो इंटरनेशनल ब्रांच है उसको इंडिया इंक्स बोलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसकी जो इंटरनेशनल विंग है, यानी जो उसकी इंटरनेशनल स्टॉक होल्डिंग में डील करती है, दैट्स कॉल्ड एज इंडिया इंक्स, इंडिया इंटरनेशनल। ठीक है, तो इंडिया इंक्स क्या है? एक तरीके की इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। और कौन ओन करता है इसे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है इसमें? एसेंशियली इंडियन कंपनीज जो ग्लोबल मार्केट से पैसा उठाना चाह रही हैं, उनकी ट्रेडिंग, या इंडिया की लोग कहीं बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें डील करती है इंडिया इंक्स। ठीक है, ओके, सो दिस मच इज क्लियर। शैल आई मूव फॉरवर्ड? इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क। ओके, सो लेट्स मूव अहेड देन। इंडिया इंक्स क्लियर हो गया। हाँ, जो लोग एसएसबी को लेके कह रहे हैं बेटा एसएसबी की कल की क्लासेस काफी सारी रिकॉर्डेड पड़ी है, एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए पैसा वेस्ट मत करो, फ्री कोर्स कल की का ऑलरेडी अपलोडेड है, गो एंड वॉच दैट। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ एनवायरमेंट। सो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट थीम फॉर योर एग्जाम, बिकॉज इफ यू वुड एनालाइज द प्रीवियस ईयर्स, 1 से 2 सवाल इस टॉपिक से भी बनता रहता है, तो इसलिए भी इस टॉपिक को करके जाना अच्छे से बनता है। तो पहला जो है वो है कूनो पालपुर नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। ठीक है,
सो कूनो पालपुर नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। एंड वाई दिस इज इन न्यूज, ये जो चीता का रीइंट्रोडक्शन है, आपको पता है इंडिया में चीता एक्सटेंट हो चुके हैं। सो चीता के रीइंट्रोडक्शन के लिए कूनो पालपुर हैज बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लोकेशंस जहां पे इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो उसको लेके काफी ज्यादा सर्वे चल रहे हैं इस समय। सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज वुल्फ वोल्केनो। वुल्फ वोल्केनो कहां लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, बिकॉज यहीं पे चार्ल्स डार्विन डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज। तो ये साउथ अमेरिका जो है, इसके पास ही आपको यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड मिलेंगे। तो गैलापागोस आइलैंड में ही एक वोल्केनो है, वुल्फ वोल्केनो। ठीक है, सो ये जो रिसेंटली इरप्ट हुआ था, और आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करोगे तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है वोल्केनोस पे जो रिसेंटली इरप्ट हुए थे। तो माइट बी आस्क्ड अगेन, वुल्फ वोल्केनो, गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड किसकी टेरिटरी है? यहाँ पे एक देश है एक्वाडोर। सो एक्वाडोर की टेरिटरी है, सो दैट्स व्हाई इट वाज आस्क्ड। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर वुल्फ वोल्केनो कहां पे लोकेटेड है और किसके कंट्रोल में। नेक्स्ट इज ISFR रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आती है। और ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ही सारा का सारा डेटा होता है कि हमारी फॉरेस्ट की पोजीशन कैसे चल रही है। तो क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम दिस रिपोर्ट, सो बी रेडी विद दिस रिपोर्ट। सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इंडिया के टोटल एरिया जितना भी है उसका कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया है। तो हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है वो कहती है कि इंडिया का 33% ऑफ द एरिया जो लैंड एरिया है दैट शुड बी फॉरेस्ट। बट 2021 की रिपोर्ट बनाती है, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स द अमाउंट ऑफ एरिया दैट वी हैव अंडर फॉरेस्ट इज जस्ट 24.62%। सो अराउंड 25% से भी कम एरिया हमारा फॉरेस्ट के कवर के अंदर है, whereas the target is 33%। तो अभी कितना है? 24.62%। 24.6 याद रखेंगे बिकॉज एग्जाम में ये फॉरेस्ट कवर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब इंडिया का एरिया वाइज बोला जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सी स्टेट में है? इसमें कोई चेंज नहीं है, अभी भी सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ही है, बिकॉज सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट का मध्य प्रदेश के पास ही है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो फॉरेस्ट का एरिया है दैट इज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया सबसे ज्यादा किस पे? मध्य प्रदेश पे, देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश। सो दिस मच इज क्लियर। अगर लेकिन मैं परसेंटेज वाइज बोलूं, इफ आई टॉक परसेंटेज वाइज मतलब क्या? सपोज टू एक्सप्लेन इट लाइक दिस, सो आई हैव दिस बॉक्स एंड लेट्स से आई हैव दिस बॉक्स। ठीक है, सपोज दिस एंटायर थिंग इज शेडेड लाइक दिस एंड लेट्स सपोज दिस एरिया इज शेडिंग लाइक दिस। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं एब्सोल्यूट टर्म्स में एरिया किसका, शेडेड एरिया किस में ज्यादा है, इफ आई आस्क कि एब्सोल्यूट टर्म्स में शेडेड एरिया किस पे ज्यादा है, तो यू वुड से इस पे शेडेड एरिया ज्यादा है। दिस इज लार्जर एरिया, सो दिस इज मध्य प्रदेश। ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा एरिया निकल गया है। बट अगर मैं बोलूं परसेंटेज टर्म में, तो ऑल्दो इसका टोटल एरिया बहुत ज्यादा है और ये एरिया इज लेस, सो दिस वुड बी ओनली 40%। बट यहां मैं बोलूं टोटल एरिया भी इतना है और शेडेड एरिया भी इतना है, तो दिस इज 100%। तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एरिया किसमें? परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एरिया है मिजोरम में। ठीक है, मोर देन 90% ऑफ द स्टेट अराउंड 85% ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम इज फॉरेस्ट। ठीक है, और सेकंड नंबर पे यहां भी सेम स्टेट ही है, दैट इज अरुणाचल। तो अरुणाचल दोनों में सेकंड है, एरिया में भी और परसेंटेज में भी। ठीक है, ये याद रखेंगे, एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। और मध्य प्रदेश एरिया में सबसे ज्यादा है, परसेंटेज में सबसे ज्यादा मिजोरम है। ठीक है, ओके, सो दिस मच इज क्लियर। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज कौन सी स्टेट ने दिखाया है? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज दिखाया है आंध्र प्रदेश ने। बट वो क्यों दिखाया है? क्योंकि वहां पे ऑयल एंड पाम प्लांटेशन हो रहा है और वो उसमें पेड़ लगाए जाते हैं और दोज पेड़ आर कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट, बट एसेंशियली रियली स्पीकिंग वो फॉरेस्ट नहीं है। बट स्टिल सबसे ज्यादा एरिया इंक्रीज कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। सो माइट बी आस्क्ड। ठीक है, सो ISFR रिपोर्ट का ये कुछ मेजर बुलेट्स थे जो हमें पता होना चाहिए, माइट बी आस्क्ड।
ओके, नाइटफॉल जैसे ही हम प्रचंड कंप्लीट कर लेंगे ना लास्ट क्लास के बाद वी वुड स्टार्ट। नेक्स्ट, ग्रेटा थुनबर्ग रेन फ्रॉग। अब ये प्रेशर वाले बनाएंगे, पढ़ाएंगे, स्किप इट। हर दिन किसी ना किसी इंसान जानवर के ऊपर किसी ना किसी स्पीसीज का नामकरण होता है, हम उसको पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हुंगा हप्पाई वोल्केनो। दिस अगेन वाज अ न्यूज। तो अभी एक वुल्फ वोल्केनो देखा था, एक दूसरा वोल्केनो जो हमारी न्यूज में था दैट वाज हुंगा हप्पाई टोंगा वोल्केनो। ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज एक आप पैसिफिक ओशियन में देखोगे तो आपको वहां एक टेरिटरी दिखाई देगी टोंगा, तो वहां ये हुंगा हप्पाई वोल्केनो है और इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉलेस्ट एश प्लूम। यानी वोल्केनो जब फटता है उसके ऊपर जो गुबार उठता है ना, तो वर्ल्ड का जो वन ऑफ द लार्जेस्ट गुबार जो किसी वोल्केनो से इरप्ट होने पे बना, सो वो ये हुंगा टोंगा जो वोल्केनो है, इससे हुंगा हप्पा जो वोल्केनो है उससे मिला। लार्जेस्ट एश प्लूम जो बना वो इस वोल्केनो से बना है, लार्जेस्ट एश प्लूम। तो कहां पे? टोंगा। टोंगा कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द। अब कुछ साइंस एंड टेक के भी मुद्दे देख लेते हैं। साइंस एंड टेक का एक और मुद्दा है ओमीश्योर। व्हाट इज दिस ओमीश्योर? बेसिकली कोविड की टेस्टिंग की एक और किट जो बनाई गई है, दैट इज ओमीश्योर। तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ना, उसको टेस्टिंग करने के लिए आईसीएमआर ने जो एक किट प्रमोट की, जो स्पेसिफिकली जीन की जो टारगेटिंग है उसको भी स्टडी कर लेता है, तो दैट्स ओमीश्योर। तो आईसीएमआर ने जो अप्रूव करी कोविड टेस्टिंग के लिए, ओमिक्रॉन टेस्टिंग के लिए, दैट्स ओमीश्योर। ठीक है, बस इतना ही बताना चाहिए, अनलाइकली टू बी आस्क्ड। नेक्स्ट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है? लार्जेस्ट टेलीस्कोप है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप भी है। क्यों यूज की जाती है? अगर आप देखोगे आउटर स्पेस में काफी सारे प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज की जाती है। लार्जली नासा के द्वारा डेवलप्ड टेलीस्कोप है, ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। सो अभी भी ये डिप्लॉयड है और काफी सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही है। सो बस इतना ही याद रखना है, क्या ऑब्जर्व किया इसने रिसेंटली। जब कुछ स्पेसिफिक आएगा तब डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इतना अभी सही है मान लो, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंगे। चेंगे 5। चेंगे 5 क्या है? ये चाइना का मून पे जो मिशन भेजा गया था, चाइना ने जो मून पे मिशन भेजा था और वहां ये जो रोवर लैंड किया, याद करो वो रोवर पे एक बार क्वेश्चन आ गया था कि वो जो रोवर चांद पे गया चंद्रयान का, उसमें कितने पहिए थे। अगेन ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, उन्हें दूर से प्रणाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए। हर एक रोवर की कितने पहिए हैं, उन पहियों में कितनी तिल्लियां हैं, ये सब पढ़ने बैठ गए तो दिमाग में तिल्लियां चले जाएंगी और पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। सो ऐसा अगर बहुत ही रैंडम ऑब्सक्योर क्वेश्चन आ जाए, जस्ट स्किप दोस क्वेश्चंस। फोकस योर टाइम ऑन प्रोडक्टिव थिंग्स। इतने में जितने में वो तिल्लियां याद करोगे, उतने में मैथ्स के 4 फॉर्मूले याद करके चले जाओ, दुगने नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो चैंगे 5 क्या है? चाइना का मून पे भेजा गया जो रोवर है, जो वहां की सरफेस पे चल रहा है और सैंपल वैंपल कलेक्ट कर रहा है, दैट इज चैंगे 5, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं कोविड की बात कर रहा था यार। कोविड के जैसे ही एक और वायरस न्यूज में आया, रियो वायरस। रियो वायरस जो है ये आंध्र प्रदेश में नोटिस किया गया है और क्रैब्स में है। तो अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट सिंस आई वाज टॉकिंग ऑफ चेंगे तो मैंने बता दिया बिकॉज दैट वाज देयर, ठीक है। जवाद साइक्लोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में भी आज साइक्लोन पे तो एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, जिसपे वो हर बार पूछ ही रहा है। सो बेटर है कि इस टॉपिक को आप प्रिपेयर करके जाए। जवाद साइक्लोन आप सबको पता है, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वहां पे इट struck, and because of that damage was also happened on our coastline. So क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो जवाड नाम है ये किस देश ने दिया? जवाड नाम है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। जवाड का मतलब होता है दयालु, जो दया करता है, मर्सीफुल जो होता है, लिबरल जो होता है। सो दैट्स देयर, ठीक है। नाम किसने दिया? बिल्कुल सऊदी अरेबिया ने दिया। अरबी का नेम है
दयालु, मर्सीफुल इसका मतलब होता है। और कहां पे आके हिट किया, तो इंडिया को इफ यू सी, ये जो आंध्रा वाला रीजन है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्रा उड़ीसा वाला रीजन, इस रीजन को आके ऐसे हिट किया। अब ये स्टैटिक नॉलेज का सब्जेक्ट है कि आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ द साइक्लोन्स आते हैं दे हिट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ कोस्ट। सो इंडिया के ईस्टर्न पेनिनसुला इज मच मोर प्रोन टू साइक्लोन्स देन वेस्टर्न पेनिनसुला। इसका रीजन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो जवाद साइक्लोन आया, थैंकफुली ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, इट वॉज प्रिडिक्टेड अर्लियर एंड बिकॉज ऑफ दैट काफी सारे लाइफ्स को सेव कर लिया गया, बट प्रॉपर्टी डैमेज फिर भी हुई। और नाम किसने दिया है, सऊदी ने नाम दिया है। जवाद का मतलब क्या होता है, मर्सीफुल, ठीक है। नेक्स्ट है कॉप 26। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो जो जगह है यूके में, वहां पे ये समिट हुई थी। शर्मा जी इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ही इज अ यूके का मिनिस्टर, पुराने एनवायरमेंट मिनिस्टर भी थे, इंडियन बॉर्न पर्सन है। जैसे यूके में अभी आपको पता होगा ऋषि जो सुनाक है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, वैसे ही शर्मा जी जो थे हमारे वो वहां के एनवायरमेंट मिनिस्टर थे। और उसके बाद उन्होंने ये जो COP 26 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी वही थे ग्लासगो यूके में, ठीक है। सो शर्मा जी वॉज देयर एंड इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। यस, मोदी जी ने काफी सारे टारगेट्स दिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टारगेट्स वाज इंडिया वुड बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2070, ठीक है। 2070 तक इंडिया वुड बिकम नेट कार्बन जीरो एमिटर, ठीक है। सो दिस वाज प्रॉमिस्ड एट द कॉप 26, ठीक है। इंडिया ने इनको बोला, इंडिया ने बेसिकली 5 चीजें कमिट की थी एंड उनको मोदी जी ने बोला पंच अमृत, दैट हम यहाँ पे आए हैं और हम आपके यहाँ पे आके 5 चीजों को कमिट करना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए हम 5 चीजें करेंगे। सो पहला इंडिया ने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो की टैग था उसका कि इंडिया वुड बिकम अ नेट जीरो एमिटर बाय 2070। तो दुनिया के बाकी देशों ने बोला कि वो 2050 तक बनेंगे, इंडिया ने बोला नहीं हमें ज्यादा टाइम चाहिए, वी वुड बिकम बाय 2070। दूसरा इंडिया ने बोला कि हम अपनी जो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है उसको वी वुड रिड्यूस इट बाय 45%। 45% से हम अपनी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी हटा देंगे। अब जितने भी टारगेट्स हैं बाकी ऑल ऑफ देम आर टू बी अचीव्ड बाय 2030। सो पहला इंडिया ने बोला वी वुड रिड्यूस अवर कार्बन एमिशन इंटेंसिटी बाय 45%। कार्बन एमिशन इंटेंसिटी का मतलब क्या है, पहले अगर 100 यूनिट जीडीपी प्रोड्यूस करने में हम 5 यूनिट कार्बन एमिट करते थे, तो अब सेम 100 यूनिट जीडीपी प्रोड्यूस करने में हम सिर्फ 2 यूनिट कार्बन यूज करेंगे। सो दिस इज एसेंशियली कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना, ठीक है। सो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी वी वुड रिड्यूस टू लेस देन 45%। दूसरा हमने बोला कि 2030 तक ये 50% जितनी भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हम रिन्यूएबल से फुलफिल करेंगे। सो 50% ऑफ जितनी भी हमारी एनर्जी की नीड है वो सब हम रिन्यूएबल से प्रमोट पुश करेंगे। इसीलिए आप देख रहे हो धीरे धीरे कोल बैकग्राउंड, पेट्रोलियम बैकग्राउंड में जाता रह रहा है और सोलर विंड इनको गवर्नमेंट काफी ज्यादा पुश कर रही है, ठीक है। और फाइनली एक और जो था दैट वाज कि 2030 तक हम 500 गीगावाट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी है उसको अपनी इलेक्ट्रिक ग्रिड सप्लाई में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ओके, सो 500 गीगावाट तक जो एनर्जी है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी, यानी नॉन फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी निकल रही है उसको हम अपनी ग्रिड में इंक्लूड करेंगे। और लास्ट था कि 1 गीगाटन का एडिशनल कार्बन सिंक हम बनाएंगे, यानी फॉरेस्ट लगाएंगे इतने कि वो 1 गीगाटन तक एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो ऐसे 5 टारगेट ये मोदी जी ने जो इंडिया अचीव करेगा उनको बोला गया पंचामृत। पंचामृत क्या है ये पता होना चाहिए, और एसएसबी में जा रहे हैं तो उनका थोड़ा डिटेल भी पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन स्पीक फॉर 1-2 मिनट्स इन योर एसएसबी रिगार्डिंग द पंचामृत, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज वेरी फैक्चुअल, सो इट वुड हेल्प यू, ठीक है। हाँ, ये फेज डाउन वाली जो विजेंदर चीज है वो यहाँ पे आई, देखो 2070 तक तो इंडिया ने बोला है कि हम फेज आउट ही कर देंगे, 2070 तक वी वुड फेज आउट। ये जो फेज डाउन वाली चीज है वो इंडिया ने जो कॉप 26 का फाइनल डिक्लेरेशन हुआ, कॉप 26 का जो फाइनल डिक्लेरेशन था
उसमें इंडिया ने लास्ट दिन, हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव सर, उन्होंने बहुत ही वीमेंटली आर्ग्यू किया कि सिंस वी आर अ डेवलपिंग नेशन, तो वहां पे एक वर्ड था कि द वर्ल्ड वुड फेज आउट कोल। तो पहले तो इंडिया ने इसको एग्री नहीं करा कि हम फेज आउट करेंगे, इंडिया ने बोला द वर्ल्ड शुड बी फेज डाउन। तो ये इंडिया ने पूरा जो फाइनल COP26 का डिक्लेरेशन आया है, उसमें इंडिया वॉज एबल टू गेट दिस वर्ड इंट्रोड्यूस, रादर देन फेज आउट वी वुड यूज द वर्ड फेज डाउन। सो दिस वॉज वन बिग डिप्लोमेटिक विन। और दूसरा, एक कोल को एलिमिनेट करने के लिए कोalition बनी थी, इंडिया डिड नॉट ज्वाइन दिस। सो COP26 में ये कोalition बनी थी कोल को लेके, तो इंडिया डिड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ दिस, इंडिया डिड नॉट साइन टू दैट ऑल्सो। सो दैट वॉज देयर विजेंदर, आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ। ठीक है, ओके विजेंदर, आगे बढ़े। कार्बन क्रेडिट का तो पूरा अलग ही है यार मनीष, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे एक इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन एमिशन के बदले आपको एक कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। फिर वो कार्बन मार्केट में एमिशन ट्रेडिंग स्कीम हुआ करती थी एक जमाने में, उसके बेसिस पर ट्रेडिंग होगी, बट दैट इज फॉर स्टैटिक क्लास, नॉट सो मच रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। सो COP26 समझ गए क्या मेजर रिजल्ट्स निकल के आए, इंडिया ने पंचामृत का क्या कमिटमेंट दिया, ऑल ऑफ दैट इज क्लियर। उसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। अच्छा, मुझे ये बताओ, नेक्स्ट जो COP26 तो हो गई, अब नेक्स्ट COP27 कहां होने वाली है? COP26 हम समझ गए, नाउ टेल मी COP27 दैट इज गोइंग टू हैपन इन 2022, वो कहां पे होने वाली है? सो टेल मी इन द कमेंट्स, COP27 जो 2022 में होगी, इस साल होगी, वो कहां पे होने वाली है, व्हाट्स इट्स लोकेशन? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। नेक्स्ट इज ये 4.5 क्या बला है? ओके, यस, many of you are giving the correct answer, very happy to see that many of you know this correctly। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। यस, इजिप्ट, बिल्कुल सही, सारों ने सही जवाब दिया। हाँ, शर्मल शेख जो जगह है श्रद्धा, वो शर्मल शेख इजिप्ट में ही है, बिल्कुल सही। ये जवाब इजिप्ट, एक बार बहुत पहले ना नॉन अलाइन मूवमेंट जो था उसकी भी एक मीटिंग शर्मल शेख में ही हुई थी। सो दैट वाज देयर। ठीक है, ओके, ग्रेट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज U22। व्हाट इज U22 एंड ऑस्कर 1? तो ऑस्कर 1 क्या है? देखो, अभी जो भी स्पेस में आपकी सैटेलाइट्स जाती हैं, वो किसी ना किसी देश के नाम पे जाती थी। स्पेस पे वट एवर सैटेलाइट दैट यू वुड सी दैट वुड आइदर बी सेंट बाई वन और द अदर कंट्री। ये जो फर्स्ट ऐसी सैटेलाइट दैट इज नॉन गवर्नमेंटल सैटेलाइट, दैट इज एंटायरली प्राइवेट सिटीजन्स का इनिशिएटिव, दैट इज ऑस्कर 1। ठीक है, सो ऑस्कर 1 इज द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट सैटेलाइट, यानी जो किसी एक पर्टिकुलर देश से एफिलिएटेड नहीं है, दैट इज ऑस्कर 1। ठीक है, U22 क्या है? बेसिकली चाइना का ही एक और, जैसे चैंगे 5 देखा था, वैसे ही लूनर मून पे एक जो रोवर चाइना ने भेजा है, उसका नाम है U22। ठीक है, सो दैट्स देयर। ठीक है, नाउ व्हाट इज पैक्सलोविड? व्हाट इज दिस पैक्सलोविड? देखो, अभी तक कोविड की जितनी भी दवाइयां वही आ रही थी, सब इंजेक्शंस थी। तो पहली जो ओरली दवाई जो ले सकते हैं आप कोविड को, उसके सिम्टम्स को वो करने के लिए, दैट इज पैक्सलोविड। अगेन, ऑल ऑफ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक दे वुड आस्क, इतना डिटेल में तो कौन ही पूछता है, बट सिंस इट वॉज इन द न्यूज और बहुत ही वन लाइनर है, अगर किस्मत खराब रही पूछ दिए तो उसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, एप्रेट्यूड क्या है? ये HIV की जो पहली मेडिकेशन जो आप सीधे इंजेक्शन लेके इंट्रोड्यूस कर सकते हो। HIV की मेडिसिन जो इंजेक्टेबल है, बस याद करो एप्रेट्यूड किससे रिलेटेड है? HIV से। पैक्सलोविड किससे है? ओरल कोविड मेडिसिन। ठीक है, सो इतना वन लाइनर ही याद रखो। अब कैसे वर्क करता है, किसने लॉन्च किया, ऑल ऑफ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज आई डोंट थिंक दे वुड आस्क इन दिस मच डिटेल। If this is clear, let's move forward now. Let's move to the next thing.
next slide on your screens. Yeah. हाँ, एक और चीज आपके लिए अनाउंसमेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं नाइटफॉल सर कब से स्टार्ट होगी। जिनको नहीं पता नाइटफॉल क्या है, नाइटफॉल इज द सीरीज आर जिसके माध्यम से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर प्राइमरली इंस्पायर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाइटफॉल में जो भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, ऑल ऑफ देम आर इंस्पायर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने नाइटफॉल के क्वेश्चन कर लिए, so you would be in a very good position to study and solve a lot of questions. उसके लिए नाइटफॉल के क्वेश्चन करना बिल्कुल ना भूलें। It would be starting just as soon as we are over with the current affairs. उसी के साथ most likely from Monday we would be starting the nightfall. So stay tuned for that. Yes, I guess class ज्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज। आज इतने पे ही एंड करते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं। लेट्स डू ओनली दिस मच फॉर टुडे, बिकॉज अदरवाइज आई कैन अंडरस्टैंड क्लास काफी लंबी हो गई है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट्स एंड कीप फॉलोइंग द चैनल। ऑल्सो लाइक एंड शेयर द मैसेज, बिकॉज you are the only motivation why we are doing this. We are not funded by anybody. It is you, dear viewer, who we are dependent upon for all the love and support. Keep sharing, show your love, comment down what do you like in the session, what more we can do for you. So that's all from my side. We'll meet again tomorrow. Till then, bye bye. Jai Hind.